इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी 2023 टॉपर आदित्य श्रीवास्तव सर, जिन्होंने इंडिया लेवल पे फर्स्ट रैंक हासिल किए यूपीएससी 2023 के अंदर, उनके हम यूपीएससी की मॉक टेस्ट की कॉपी को देखेंगे जो कि उन्होंने विजन एस के यहाँ पे लिखा था। आप यहाँ पे एक बात अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि इन्होंने ये कॉपी जो ये लिखी है ये लखनऊ के सेंटर पर लिखी है। इसका मतलब ये दिल्ली में थे नहीं। काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि क्या दिल्ली जाना जरूरी है या नहीं है। आप बहुत सारे टॉपिक को देख सकते हैं जो अपने रीजनल सेंटर से रहकर ही तैयारी करते हैं और अच्छे तरीके से रिजल्ट भी लाते हैं। तो ये आपने देख लिया। अब हम इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि आंसर राइटिंग को कैसे करते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश पोखराज एंड चलते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जो आप आंसर देख रहे हैं ये सर का है और ये क्वेश्चन है जो कि कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं। ये मैं आपको शुरुआत में इसके कारण जानकारी बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट को ये डाउट है कि ये मॉक टेस्ट की कॉपियाँ रियल यूपीएससी की कॉपियाँ होती है। एक्चुअल में रियल कॉपियाँ होती नहीं है, ये मॉक टेस्ट की कॉपियाँ। यूपीएससी की रियल कॉपियाँ कभी बार आती नहीं है। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे क्या हमें समझना है उस बात को समझे। हमें ये नहीं समझना है कि इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या है, हमें सिर्फ ये समझना है कि टॉपर अपने आंसर को कैसे लिखते हैं, आंसर की फ्रेमिंग कैसे होती है। देखिए आंसर के अंदर जो इनके जो फैक्ट लिखे हुए हैं ना, ये हो सकता है कि उनको ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा हो। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ टॉपिक उनके नहीं पढ़ रखे होते तो वो कल्पना के रूप में बहुत सारे फैक्ट को जोड़ तोड़ के लिखते हैं। तो ये वाला डाटा तो शायद आपके लिए काम का है नहीं, पर याद रखिएगा ये जो तरीका है ना, जो इंट्रो लिखने का, ये सीखने की चीज़ है। ये एक आर्ट है जो सबको आते नहीं है, यही हमको सीखनी है। ये जो जानकारी है ये डाटा है जो कि आपको वक्त के साथ में जैसे पढ़ेंगे धीरे धीरे आप इकट्ठा करते जाएंगे। ये सारी चीज़ें एक बार के लिए हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं, उसके बाद में हम आंसर को देखेंगे। एक एक चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। मैं बाकी यूट्यूब चैनल की तरह मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ कि लाके कॉपी को सिर्फ पढ़ लिया और काम हो गया। देखिए अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कंप्लीट एक सीरीज चलाएंगे आंसर राइटिंग को लेकर। इसके साथ में अगर आपको इस कॉपी को कंप्लीटली डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे आइए। देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा। जो भी टॉपर है इनके नोट्स है ये भी मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। कोचिंग के नोट्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको जो एमसीक्यू की नीड है मैंने वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यू प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो एक बार जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इन सब के अलावा अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो नीचे आपको हमारे नंबर भी देखने को मिल जाएंगे, आप हमसे वहाँ पे भी संपर्क कर सकते हैं। सो अब आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं। विथ सुटेबल एग्जाम्पल डिस्कस द एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप इनहेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड रेस्पॉन्सिवनेस विथ रिगार्ड टू द एनवायरमेंटल पॉलिसी इन इंडिया। उपरोक्त उदाहरण की सहायता से चर्चा कीजिए कि पर्यावरणीय दबाव समूह भारत के पर्यावरण नीतियों के संबंध में सार्वजनिक भागीदारी व अनुक्रियाशीलता को कैसे बढ़ाते हैं। देखिए मुझे हो सकता है कि जैसे सबको मुझे हिंदी में पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हुई तो आप ज़्यादा माइंड नहीं करेंगे। देखिए जैसे कि आप इस क्वेश्चन को जब भी आप देख रहे हैं तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि इन्होंने इस जो लाइन है इसको हाईलाइट किया, जो कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप को ये हाईलाइट क्यों किया उस बात को आप समझिए। जब भी आपको मेंस में आंसर को लिखना है तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, डिस्कस। आपने कई बार क्वेश्चन को देखा होगा जिसके अंदर लिखा होगा डिस्कस करना है, किसी में लिखा होगा एक्सप्लेन करना है, किसके अंदर लिखा हुआ क्रिटिकली एनालिसिस करना है। ठीक है, वैसे मोटा मोटी तौर पे देखें तो इसका कोई खासा फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कुछ एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। डिस्कस का अगर पूछा है ना तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये कंप्लीटली सही है और आपको इसी स्टेटमेंट को प्रूव करना है। जब बात आता है ना कि एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन करने के अंदर आप उस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं और हो सकता है कि आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस स्टेटमेंट से थोड़ी सी अलग लगती है तो आप उसको उसके साथ में बता सकते हैं। जब आता है क्रिटिकली एनालिसिस कीजिए, जब क्रिटिकली एनालिसिस करने की बात आती है तो उसके अंदर आपको इस बात को ध्यान रखना है कि उसके अंदर मैक्सिमम टाइम में जो भी उसके नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको आपको मेंशन करना है और पॉजिटिविटी के साथ में आपको आंसर को ख़त्म करना है। ये तो हुई बात क्वेश्चन को समझना कैसे है, इन चीज़ों का वर्ड क्या होता है। अब बात करते हैं इन्होंने हाईलाइट क्यों किया। हाईलाइट क्या है, वो क्या है, इंट्रो को बनाने के लिए। देखिए समझिए इस बात को, यूपीएससी के आंसर की सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है इसका इंट्रो। इंट्रो बनाने के लिए आपके पास में फिक्स कुछ ना कुछ थीम रेडी होनी चाहिए। जैसे कि कोई क्वेश्चन, जैसे कि ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं किसका है, ये GS2 का क्वेश्चन है, जो कि आप पॉलिटी का क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि प्रेशर ग्रुप से है। यहाँ पे इन्वायरमेंट का कुछ एक चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, नहीं ये GS2 का क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा प्रेशर ग्रुप को लेकर है। और अगर आपको डाउट है कि ये किस जगह से पूछा गया है तो ये क्लास 8th की अगर आप NCERT को देखते हैं ना पॉलिटी के,
तो आपको क्लास 8th की एनसीईआरटी में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है, पॉलिटिकल ग्रुप क्या होता है, ये सारी जानकारी वहाँ पे दे रखी है। इवन वहाँ पे आपको बहुत सारे वेस्टर्न सोसाइटी के कुछ एक एग्जाम्पल भी वहाँ पे आपको दे रखे हैं। तो उनको एक बार आप अगर इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके लिए सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। अब बात रहती है, हम इंट्रो की बात करते हैं। इंट्रो कैसे लिखते हैं, ये मैं आपको जो इंट्रो की बात बता रहा हूँ ये आपको 2-3 जगह पे आपको समझाऊंगा और वो साबित भी करूंगा कि ये चीज़ें कैसे लिखी जाती है। देखिए, जब भी इंट्रो लिखना होता है ना, तो इंट्रो में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। इंट्रो की शुरुआत या तो आप कीजिए डेफिनेशन के साथ में। अगर आपको डेफिनेशन आ रही है तो आप डेफिनेशन के साथ में इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप किसी फैक्ट के साथ में शुरू कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है जिसकी इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के बारे में पूछा गया है, अगर आपको कोई फैक्ट याद है कि प्रेशर ग्रुप ने अभी को रिसेंटली कुछ ऐसा काम किया है इंडिया के अंदर, किसी एनजीओ ने, जैसे कि इंडिया के अंदर बात करते हैं एडीआर के बारे में, जो एक एनजीओ है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। जब भी कोई राइट को लेकर काम होती है तो ये एनजीओ बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इनके बहुत सारे मामलों में देखा जाता है, जैसे कि इस बार जो इलेक्टोरल वोटिंग जो इलेक्शन कमीशन है उसको रिफॉर्म को लेकर एडीआर ने ही केस फाइल किया था। तो आप अगर एनजीओ के रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है तो आप मेंशन कर सकते हैं कि इस टाइप के एनजीओ को किस हिसाब से वो रिसेंटली काम कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में किस हिसाब से उन्होंने अपने डिसीजन दिए हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इंट्रो की शुरुआत कैसे करते हैं। इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका है वो है डेफिनेशन से। सेकंड तरीका है वो है फैक्ट के साथ में, फैक्ट के साथ जो रिसेंटली कोई फैक्ट हुआ है, फैक्ट आपको देखने को मिल रहा है। थर्ड आप शुरू कर सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जाता है जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग है तो आप उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ में शुरू कर सकते हैं। लाइक ये कई क्वेश्चन, अगर आप फॉर एग्जांपल पॉलिटी का सबसे इजी कॉन्सेप्ट माना जाता है वो है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। अगर पॉलिटी किसी ने पढ़ी है तो उसने अगर केशवानंद भारती जो केस है इसको ऑलमोस्ट सभी एस्पिरेंट ने पढ़ा है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर तो आप डायरेक्ट हिस्टोरिकल फैक्ट केशवानंद भारती से शुरू कर सकते हैं। तो हमने 3 तरीके देख लिए। सबसे पहला तरीका है डेफिनेशन, दूसरा तरीका है जो कि आप फैक्ट के साथ में शुरू कर सकते हैं, तीसरा तरीका है हिस्टोरिकल डाटा के साथ में शुरू कर सकते हैं, और फोर्थ तरीका है वो है करंट का कोई हाईलाइटेड इश्यू, जो कि करंट पे पॉलिटिकल रूप से भी हो सकता है या फिर कोई सोशल रूप से भी कोई इश्यू हो सकता है, तो उसके साथ में आप शुरुआत कर सकते हैं। अब देखते हैं इन्होंने कैसे शुरू की है। इन्होंने शुरू की है प्रेशर ग्रुप की डेफिनेशन के साथ में। प्रेशर ग्रुप होता क्या है, प्रेशर ग्रुप आर ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल फॉर्म वाइल एक्सप्रेसिंग राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(b। इन्होंने जो बात की है वो एक पॉलिटिकल रूप से डेफिनेशन के माध्यम से बता दिया कि प्रेशर ग्रुप किसके अंदर मेंशन है। इसके साथ में ये चाहते तो इनके डेफिनेशन को भी बता सकते थे कि जो प्रेशर ग्रुप है इनका इंटेंशन कभी भी पॉलिटिकल राइट लेने का नहीं होता। पॉलिटिकल ज़्यादा मैं अगर आपको डीप में जाऊँगा तो न्यू एस्पिरेंट के लिए शायद प्रॉब्लम होगी, तो इसको हम थोड़ा सा बेसिक के आधार पर चलते हैं, क्योंकि ये सीधी जो भी चीज़ें ये कहीं ना कहीं आपको GS2 कंप्लीट समझने के बाद में ही चीज़ें समझ में आती है। तो हम बेसिक के साथ में शुरू करें। इंट्रो की डेफिनेशन समझ ली। इन्होंने शुरुआत की है वो किससे की है, पॉलिटिकल ग्रुप, ये जो प्रेशर ग्रुप होता है ये होता क्या है, और ये आर्टिकल 19(1)(b के अंदर शामिल है। अगर आप 19 को पढ़ते हैं तो 19 के अंदर आपको 6 राइट देखने को मिलते हैं। 19(1) के अंदर आपको 6 राइट देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आप देखते हैं तो आपको राइट टू फ्री स्पीच का, आपको फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको फर्स्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। सेकंड के अंदर आपको ग्रुप बनाने का एक आर्टिकल देखने को मिल जाता है, अधिकार देखने को मिल जाता है, तो वो उन्होंने मेंशन किया है। इसके बाद में इन्होंने जो मेंशन किया वो है दे हैव प्लेड ए मेजर रोल इन इनहेंसिंग द पीपल पब्लिक पार्टिसिपेशन। इन्होंने पब्लिक पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा रोल निभाया है। किस हिसाब से निभाया है, इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल को मेंशन करके बताया है। जैसे कि इंटरेस्ट ग्रुप किस हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि 2006 में हुआ था। इस आंदोलन को इन्होंने मेंशन किया था जो कि गुजरात के अंदर हुआ था, और इस आंदोलन के अंदर नर्मदा को बचाने के लिए आई थिंक अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक मेधा जिनका नाम था, नाम मेरे दिमाग से अभी रिसेंटली निकल रहा है, तो उन वुमन के द्वारा इस काम को किया गया था। इसके साथ में पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को इन्होंने मेंशन किया है। इसको जो मेंशन किया एक बार पढ़ लेते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन टेलिंग पीपल अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस। जो प्रेशर ग्रुप होते हैं वो पब्लिक के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं, पॉलिटिकल राइट के बारे में जानकारी फैलाते हैं। ये सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की हैं कि प्रेशर ग्रुप काम क्या क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने कैसे जो उनके एक बेसिक तरीका हो सकता है उनको उन्होंने मेंशन किया है। अगर आप इन चीज़ को समझ रहे हैं तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जब इंट्रो लिखा तो कहीं ना कहीं एक तो पॉलिटिकल चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया। हम यूजली करते क्या है, जब भी हम कभी किसी आंसर को लिखेंगे तो हम फैक्ट को नहीं लिख पाते। कारण ये रहता है कि हम पढ़ते नहीं हैं। पहले दिन से ही सोचते हैं कि आंसर राइटिंग की तैयारी करेंगे। आपको सोचना होगा कि अगर आपने ढंग से पॉलिटी नहीं पढ़ी है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आप नर्मदा बचाओ आंदोलन को नहीं लिख पाएंगे। अगर आपने आर्टिकल 19 को नहीं पढ़ा है तो आप इन चीज़ों को नहीं लिख पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सारी चीज़ों को मिलाकर पढ़ना होता है। अगर आपको GS2 के आंसर राइटिंग करनी है ना, तो कम से कम आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। एनसीईआरटी कंप्लीट
पता होनी चाहिए आपको। और इसके साथ में आपको पॉलिटिकली कम से कम लक्ष्मीकांत आप एक बार पूरी पढ़ लीजिए। पूरी पढ़ने के बाद में आपके पास में इनफ फैक्ट होंगे, उसी के बाद में आप आंसर राइटिंग कर पाएंगे। तो ये पहली बात तो हमने देख ली कि इंट्रो को कैसे लिखना है, इसके बाद में कुछ एक फैक्ट को कैसे लिखना है, उन चीज़ों को इन्होंने मेंशन कर लिया। फिर इसके बाद में इनके लास्ट में इनके जो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं उनके बारे में इन्होंने अब मेंशन किया है। जैसे कि प्रेशर ग्रुप कई बार स्ट्राइक और हड़ताल को कर लेते हैं कि अपनी डिमांड नहीं मानते हैं, तो ये लोग हड़ताल पे उतर जाते हैं, जो कहीं ना कहीं एक तरह से एक अनडेमोक्रेटिक वे है। क्योंकि सीधी सी बात है कि आप हड़ताल करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं और पब्लिक के लिए भी इश्यू होता है। इसके साथ में पॉलिटिकल टूल जो कि कुछ एक लोगों के हाथ में रहता है, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को मिसयूज भी करते हैं, लोगों के जो राइट है उनको मिसयूज भी करते हैं, और कई बार उनको बेला फुसरा के उनके भोलेपन का फायदा भी उठाया जाता है। इन सब के साथ में कहीं बार सेल्फिश प्रोपेगेंडा भी होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जम्मू कश्मीर से। लाइक जम्मू कश्मीर में एक जगह पे हाईवे बन रहा था, ठीक है, एंड वहाँ पे एक स्कूल का कोई हेड मास्टर था। ये मैं स्टोरी बता नहीं रहा हूँ, ये रियल कहानी है। हेड मास्टर ने PIL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, और इस बात को मेंशन किया था कि जो ये हाईवे बन रहा है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के जो स्कूल है वो आसपास से गुजर रही है, कहीं ना कहीं गलत था। एक्चुअली में उन्होंने बात ये उठाई थी और कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। जब रिसेंट में जब पूरी चीज़ों को समझा गया तब समझ में आया कि वो जो हाईवे निकल रहा था वहाँ से कहीं ना कहीं उनकी खुद की ज़मीन भी बीच में आ रही थी, जो उनका पर्सनली वहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा था। तो उन्होंने फैक्ट प्रोपेगेंडा वहाँ पे शामिल किया था। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से होता है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन होता है वाइल्ड लाइफ के लेकर, जो ट्राइबल लोगों को राइट को लेकर कहीं ना कहीं फैक्ट प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। तो इस तरीके के एक चैलेंजेस हो सकते हैं। तो आप इस बात को देखिए कि जैसे कि इनको डिस्कस करने के बारे में पूछा गया था, इन्होंने कैसे आंसर की फ्रेमिंग की। एक बेसिक इंट्रो के साथ में शुरू की, इसकी कार्यप्रणाली क्या हो सकती है उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया, इन सब के बारे में, इसके चैलेंजेस क्या आ सकते हैं उसके बारे में मेंशन किया। इनकी कमियों को नहीं मेंशन किया, इनके चैलेंजेस को मेंशन किया जो कि पब्लिक के लिए न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में इन्होंने वे फॉरवर्ड को लिखा है, इसको लेकर क्या केयरफुल सॉल्यूशन हो सकता है उनको मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक आंसर को लिखने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। हम एक दूसरा आंसर को भी देखते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को भी देखते हैं। देखिए, मैं चीज़ों को थोड़ा डिटेल में जाना पसंद करता हूँ। हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि चीज़ें ज़्यादा केयरफुली नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ओवर हो रही है नॉलेज के बेस पे। तो आप देखिएगा कि चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको थकना होगा। तो चीज़ों को उसी हिसाब से हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द रिसेंट एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेक्स वर्क एज ए प्रोफेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज मेडली द फर्स्ट स्टेप इन इंश्योरिंग द बेसिक राइट एंड इक्वलिटी फॉर द सेक्स वर्कर इन इंडिया एग्जामिन। सुप्रीम कोर्ट ने अभी सेक्स वर्कर को एज ए प्रोफेशन की तरह एक्नॉलेज किया है, उसको स्वीकार किया है। ये सेक्स वर्कर के लिए और इक्वलिटी के लिए एक पहला स्टेप मान सकते हैं। इसको आपको क्या पूछा है इसके बारे में, एग्जामिन कीजिए। एग्जामिन करने का मतलब इसके बारे में आपको कंप्लीटली पॉजिटिव नेगेटिव जो कुछ भी हो सकता है उसको क्लियरली मेंशन करना है। अब देखिए, अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि जैसे कि अगर आपने न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ा है तो आपको अगर केस का नाम याद है तो आप कह सकते हैं कि रिसेंटली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस राइट को मेंशन किया है। ये एक तरीका हो सकता है। सेकंड तरीका हो सकता है, क्या सेक्स वर्क इंडिया में अलाउ है या नहीं अलाउ है। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सर सेक्स वर्क को पब्लिकली अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है, उस बात को आपको कमेंट करके बताना होगा। तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा। इसके साथ में इसको भी आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट केस हो रखा है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, या फिर कोविड की एक केस स्टडी के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं कि ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ था कि सब लोग लॉकडाउन के अंदर थे, सबको एक दूसरे के बारे में समझ में आ रहा था, पर किसी ने भी सेक्स वर्कर के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि कंप्लीटली उस समय क्या हो रहा था कि प्रिकॉशन रखना था, आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी थी। तो उस दौरान सीधी सी बात है, सेक्स वर्कर का जो काम था वो कंप्लीटली ठप हो चुका था। दूसरी बात, इनकी तरफ ना कोई गवर्नमेंट सोच रही थी, ना कोई एनजीओ सोच रहा था, ना हम आम पब्लिक सोच रही थी। तो सबसे ज़्यादा किसको गुजरना पड़ा था, इनको। तो बहुत सारे तरीका हो सकते हैं इंट्रो को लिखने के लिए। मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन एक तरीका हो सकता है, या फिर कोई फैक्ट हो सकता है। तो इन्होंने देखो फैक्ट के साथ में कैसे शुरू किया, इन्होंने आर्टिकल 19(1) जी के बारे में मेंशन किया है, जो कि राइट टू प्रोफेशन के बारे में बताता है। आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था 19 के अंदर 6 राइट हमारे मेंशन होते हैं, तो 1 जी के अंदर राइट टू प्रोफेशन के बारे में हमें मेंशन किया गया है। तो इन चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया। और मैंने आपको बताया था इंट्रो के बारे में, तो इंट्रो का क्या तरीका हो सकता है, डेफिनेशन फैक्ट। तो इन्होंने फैक्ट के साथ में शुरू किया। या फिर एक तरीका हो सकता है करंट का कोई रिसेंटली कोई जजमेंट हो या कोई इश्यू हो, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया कि अगर कोई रिसेंट का जजमेंट आपको याद है तो आप उस जजमेंट के साथ में शुरू कर सकते हैं। या फिर कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करना है तो आप ध्यान रख सकते हैं सेक्स वर्कर इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना प्रोफेशन है। जब से दुनिया चल रही है तब से प्रोफेशन चल रहा है, तो इस हिसाब से फैक्ट के साथ में भी शुरू कर सकते हैं। बट ये एक अच्छा इंट्रो नहीं होगा। कारण ये है कि अगर आप किसी इंट्रो के अंदर फैक्ट के साथ में या फिर रिसेंट इश्यू के साथ में शुरू करते हैं तो पॉलिटिकल रूप से और इन्वायरमेंटल रूप से और इकोनॉमिकल रूप से
जो 3 सब्जेक्ट है, इकोनॉमी के, पॉलिटी के और इन्वायरमेंट के, इन तीनों के अंदर आप फैक्ट के साथ में शुरू करते हैं तो आपके आंसर सच में बढ़िया होते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर के, सोसाइटी के, हिस्ट्री के, इन चीज़ों के अंदर अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ में शुरू करते हैं तो आपके आंसर और ज़्यादा बेटर होते हैं। तो आपको समझना होगा कि किस सब्जेक्ट में किस इंट्रो को किस हिसाब से मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें आपको मैथ्स के आंसर राइटिंग में धीरे धीरे समझ में आती है। तो इन्होंने शुरुआत में इन चीज़ को मेंशन किया। इसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि ये फर्स्ट स्टेप कैसे है। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिविटी साइड को बताया, फिर इसके चैलेंजेस को बताया कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। सबसे पहले सोशल स्टिग्मा है, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करने में कहीं ना कहीं पीछे हटेगी। पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, फ्री टू प्रोफेशन जो कि आर्टिकल 19 में मेंशन है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सही काम किया। दूसरा जो पॉजिटिव साइड कह सकते हैं हरासमेंट, जब भी पुलिस रेड करती है तो सबसे ज़्यादा सेक्स वर्कर को ही उससे गुजरना पड़ता है। कारण ये रहती है कि उनके राइट को कोई समझता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हरासमेंट होता है। इसके साथ में इश्यू क्या हो सकता है, मोरालिटी का एक लैक ऑफ मोरालिटी है कि लोगों के अंदर एक वो भावना ही नहीं है इन चीज़ को देखने के लिए, ये किसी हो सकता है। तो इसके साथ में एक पॉजिटिव साइड ये भी हो सकती है कि एड्स को कम करने के लिए कहीं ना कहीं काम आएगा। कैसे, जब सेक्स वर्क को सही से प्रोफेशन के रूप में नहीं माना जाता तो वो कैसा होता है, छुपके होगा। सीधी सी बात है, काम अगर आप एक्सेप्ट करो चाहे नहीं करो, ये चल रही है तो चल रही है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो आप इसको लीगलाइज वे में काम करोगे, तो कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना। अगर आपको पता है ना कि कोई चीज़ कैसे चल रही है तो उसके ऊपर आप बेहतर तरीके से उसका सर्वेलेंस कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से उसके ऊपर निगरानी कर सकते हैं। तो अगर आपको पता है कि जहाँ पे भी सेक्स ब्रोथल यानी कि जो वैसे कोठे चलते हैं तो वहाँ पे आप जाके ढंग से एड्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड है। इन चीज़ों को इन्होंने मेंशन किया। इसके साथ में एक्स्ट्रा स्टेप क्या फॉलो किए जा सकते हैं इसको अच्छा बनाने के लिए, सेंसिटिविटी लाइक पुलिस की ट्रेनिंग को बेटर बनाना चाहिए, जिसके अंदर इन चीज़ों को मेंशन करना चाहिए। अवेयरनेस फैलानी चाहिए सेक्स वर्कर के बीच में कि उनके राइट क्या है उसके बारे में। एजुकेशन को स्टेब्लिश करना चाहिए जो कि हेल्थ की फैसिलिटी के बारे में बताए। इसके साथ में सोशल स्टिग्मा को रिमूव करना चाहिए। जैसे कि रिसेंटली मैंने एक लाइन लिखी थी, खुद ही मैंने लिखी थी कि कपड़े दोनों ने उतारे थे पर तवायब सिर्फ एक अकेली औरत कहलाई। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो सेक्स वर्कर है वो कहीं ना कहीं समाज की गंदगी को मिटाती है। ये ऐसा नहीं है कि सेक्स वर्कर इंडिया को कम्प्लीटली गंदा करती है, सेक्स वर्कर गंदगी को मिटाने का काम करती है। ये अगर हम एक अलग नज़रिए से देखेंगे तो हमें ये नज़रिया भी देखने को समझ में आएगा। ये वो जरिया है जहाँ पे लोग अपनी हवस मिटाते हैं। अगर वो हवस ना मिटाने का जरिया मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो हवस कहीं मासूम लोगों के ऊपर आ सकती है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइड भी तो है इसके। अगर हम सोशल रूप से इस स्टिग्मा को मिटाकर इसको अगर एक पॉजिटिव साइड के रूप में देखते हैं, इसको एक प्रोफेशन के रूप में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं बुरी चीज़ भी नहीं है। तो इस हिसाब से इन्होंने मेंशन किया है। इसके साथ में क्या इसका वे फॉरवर्ड हो सकता है वो उन्होंने साथ में लास्ट के अंदर एक 1 लाइन के अंदर मेंशन किया। अब एक बात को समझिए, यहाँ पे एक चीज़ को भी समझना होगा कि आर्टिकल 19(1) को इन्होंने मेंशन किया। आप इसके अंदर आर्टिकल 24 को भी मेंशन कर सकते हैं, जिसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बैन किया गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप कर नहीं सकते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। तो सेक्स वर्कर के अंदर होता क्या है कि उनको एक्सप्लॉइट बहुत ज़्यादा किया जाता है। जो भी लड़कियाँ होती है वो हरासमेंट के माध्यम से वहाँ पे लाई जाती हैं। तो यहाँ से भी एक इंट्रो शुरू किया जा सकता है। बहुत सारे वे होते हैं इंट्रो शुरू करने के। ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे होती है, किससे किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। तो देखिए, हमने एक कॉपी को ढंग से समझा, चीज़ों के ऊपर हमने डिटेल में बात की। अगर आपको लगता है ना कि इस टाइप की वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो एक कमेंट आपका बनता है। सो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कारम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।